हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग प्लानिंग का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लानिंग का इंट्रोडक्शन सीखा था और उसकी इंपॉर्टेंस। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फीचर्स और नेचर और इसके साथ साथ लिमिटेशंस भी। रिमेंबर, अगर कभी प्लानिंग की फीचर्स पूछता है या वो प्लानिंग के नेचर कहता है तो आपको एग्जाम के अंदर सेम कंटेंट्स लिखने हैं। एक बात ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में हमेशा जब भी आप लिखें, हर एक हेडिंग का पहले आप एग्जाम्पल एलैबोरेट करिएगा ताकि आपके इवैल्यूएटर उस चीज को और अच्छे ढंग से समझ सके और उसके बाद आप टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करें। जैसे फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं जो प्लानिंग होती है उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है कि टारगेट को पूरा करने में हेल्प करती है। A retail company plans to increase its annual revenue by 15%। एक कंपनी है, उसका मेन टारगेट ये है कि साल के बाद उसका 15% रेवेन्यू बढ़ जाए, मतलब हर साल उसका 15% सेल में ग्रोथ आनी चाहिए थ्रू स्ट्रेटेजीज सच एज एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्ट लाइन। अब उसने कंपनी ने इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं और नए नए मार्केट्स तक लेकर जा रहे हैं। प्लानिंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग का मेन जो काम होता है वो होता है टारगेट को अचीव करना। इट इन्वॉल्व सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में हम लोग हमेशा टारगेट्स को सेट करते हैं एंड डिटरमाइनिंग द एक्शन नेसेसरी टू अटेन दीज गोल्स। और टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी एक्शन जरूरी है उनको लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर जो कंपनी है उसने अपने सेल को बढ़ाने के लिए नई नई मार्केट में एक्सपेंड करा, तो इस तरीके से अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जो भी किया जाता है वो सब हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। Planning is meaningful when it contributes to the realization of predetermined organizational objective। आप लोग हमेशा प्लान करते हैं अपने टाइम टेबल के थ्रू, बट आपका कभी भी वो प्लानिंग जो होती है रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती, क्योंकि आप उसे प्रैक्टिकली शेप नहीं देते। बहुत सारे बच्चे हमेशा टाइम टेबल बनाते हैं कि हम मंडे से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे, ट्यूसडे से पढ़ेंगे या हम सैटरडे से पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन वो टाइम टेबल जो कि एक प्लानिंग है कभी भी कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि आप उसे प्रैक्टिकल शेप नहीं देते। वही लाइन यहां पर है, प्लानिंग इज मीनिंगफुल। प्लानिंग सिर्फ तभी मीनिंगफुल होती है व्हेन इट कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि आपने जो पहले से टारगेट डिसाइड करें, प्लानिंग अगर उसे फुलफिल कर रही है, और वो कब फुलफिल करेगी, जब हम उसे प्रैक्टिकली शेप देंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तभी वो प्लानिंग सक्सेसफुल प्लानिंग मानी जाती है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग अगर हम देखते हैं, हमारे पास 5 फंक्शंस हैं पोस्ट डीसी, और प्लानिंग उनमें सबसे पहले नंबर पर है। आपको देखिएगा, आपको टूर पर जाना है तो सबसे पहले आप प्लान करेंगे। आपको किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, वहां पर आपको क्या क्या ड्रेसेस पहनने हैं, आपको बर्थडे पार्टी को किस तरीके से एनहेंस करना है, उसका डेकोर कैसे करना है, उसके लिए भी आप पहले प्लानिंग करेंगे। बस आप में से ज्यादातर बच्चे एक ही चीज की प्लानिंग नहीं करते, हमें कब पढ़ना है। तो प्लानिंग फंक्शन इज अ प्राइमरी फंक्शन। बिफोर अ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर कैन ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग को करने से पहले हमेशा जो मैनेजर होता है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस को प्लान करता है। अब प्रोडक्शन प्लान बनाया जाता है, मस्ट बी डेवलप्ड थ्रू द प्लानिंग प्रोसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग से पहले प्रोडक्शन का एक प्लान बनाया जाएगा और वो प्लान सिंपल एक प्लानिंग होगी। प्लानिंग इज द फाउंडेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिएगा, कंपनी प्रोडक्शन करना चाह रही है लेकिन उससे पहले भी वो उसके लिए प्लान कर रही है। तो प्लानिंग जो है किसी भी मैनेजमेंट का एक बेस फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। इट एस्टेब्लिशेस द फ्रेमवर्क फॉर ऑल मैनेजरियल फंक्शन। कहीं ना कहीं जो ये प्लानिंग है बाकी जितने भी फंक्शंस हैं उनके लिए एक बेस का काम करती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है या कंट्रोलिंग है। आप पहले प्लान करते हैं, उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज को कैसे अरेंज करना है, किस टाइप का स्टाफ रिक्रूट करना है, कैसे उन्हें गाइड करना है, और लास्ट में किस तरीके से हम इन सबको कंट्रोल करेंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं प्लानिंग में सोचते हैं। Every managerial activity such as organizing, staffing, directing, controlling operates within the parameters set by the planning process. Pervasiveness of planning। देखो, प्लानिंग इज अ ऑल परवेसिव फंक्शन। मतलब प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। हर टाइप का मैनेजर करता है, चाहे वो टॉप लेवल पर है, मिडिल है या लोअर है।
और इसके अलावा हर डिपार्टमेंट में होती है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट है। आपके घरों में भी प्लानिंग होती है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज करते हैं, और बड़े बड़े बिजनेस हाउस भी प्लान करते हैं। तो प्लानिंग सब जगह होती है। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप मैनेजर होते हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करते हैं, while the middle management focuses on departmental plan। और जो मिडिल मैनेजमेंट होते हैं, मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान करते हैं, और जितने भी सुपरवाइजरी होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए प्लान करते हैं। तो अगर आप देखिएगा, चाहे टॉप मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर है, या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर है, सबके सब प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल ही प्लान करेगा, अपने अपने लेवल पर सभी के सभी मैनेजर्स प्लान करेंगे। इट इज एसेंशियल फंक्शन एट ऑल लेवल एंड ऑल डिपार्टमेंट। जितने भी लेवल हैं, टॉप मिडिल लोअर, उनके लिए भी प्लानिंग जरूरी है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी प्लानिंग जरूरी है। However, the scope and nature of planning may vary among level and department. फॉर एन एग्जाम्पल, टॉप मैनेजर जो भी प्लान करेंगे बहुत ही उनका वाइड स्कोप होगा, मिडिल वालों का जो प्लान होगा वो टॉप से थोड़ा सा नैरो स्कोप पर होगा, और सुपरवाइजरी लेवल का जो प्लान होगा वो और ज्यादा नैरो स्कोप होगा। तो एक तरीके से स्केल ऑफ प्लानिंग का डिफरेंस हो सकता है, स्कोप ऑफ प्लानिंग का डिफरेंस हो सकता है, बट प्लानिंग तो सबको ही करनी होगी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्लानिंग। अ सॉफ्टवेयर कंपनी creates an annual development plan, and at the end of the year they review the plans effectively and develop a new plan। आप देखिएगा, आप जब क्लास 8th में थे तो आपने 8th के फाइनल एग्जाम के लिए प्लान करा, फिर आप 9th में आए, 9th के लिए प्लान करा, 10th 11th 12th, हर साल आप एक नई क्लास में जा रहे हैं, वहां के एग्जाम्स के लिए आप प्लान कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हर साल हर दिवाली पर अपनी सेल को एनहेंस करने के लिए प्लान कर रही है। जो कंपनी वुलन क्लोथ्स बनाती है वो अपने विंटर्स में, हर साल विंटर्स के अंदर अपनी सेल को एनहेंस करने के लिए प्लान कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर एनुअल फंक्शन भी हर साल होता है, उसके लिए भी हर साल प्लान किया जाता है। मतलब आप हर साल एक टारगेट सेट करते हैं, उसके लिए प्लानिंग, नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा टारगेट सेट करते हैं, उसके लिए प्लानिंग। तो एक तरीके से प्लानिंग कभी भी बंद नहीं होती, हर बार नए टारगेट के साथ नए बार प्लान हम करते हैं। Plans have a defined time frame and are created for specific period। हम जब भी कोई प्लानिंग करते हैं वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप जो अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी टाइम पीरियड फिक्स है कि जितनी भी तैयारी है फैब तक हमारी पूरी हो जाए। आप बिना किसी टाइम फ्रेम के अपने बोर्ड की तैयारी नहीं कर सकते। अब ये जो टाइम फ्रेम है, ये कोई मंथ भी हो सकता है, कोई क्वार्टर भी हो सकता है, पैक ऑफ 3 months, या किसी एक साल के लिए भी प्लान हो सकता है। As these time frames conclude, new plans are developed based on the evaluating requirement and changing condition। एक बार आपने कोई प्लान करा, वो प्लान आपकी पूरा हो गया, उसके बाद आप नया टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, नई नई रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं, और उसके हिसाब से हम नए नए प्लान्स कर रहे हैं। तो हर बार नया टारगेट, नई रिक्वायरमेंट्स और नया प्लान। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कॉल प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फ्यूचरिस्टिक। A car manufacturer uses market trend and consumer preference to forecast demand and electric vehicle, which guides their production plan for the coming year। आपको देखिएगा, हम जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो मेन वो प्लानिंग जो होती है हमारे फ्यूचर को लेकर होती है। मतलब प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। एक कार कंपनी है, अब वो ये देख रही है कि अब तक वो डीजल और पेट्रोल में कार बना रहे थे, अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो ई व्हीकल्स का आ गया है, कस्टमर की प्रेफरेंस ई व्हीकल्स में आ गई है, और कंपनी को लग रहा है कि आज 2024 से लेकर 2030 तक ई व्हीकल्स की, ई कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर को लेकर अपनी प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग इज इनहेरेंटली फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है। इट पर्पस टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस इफेक्टिवली। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर इवेंट्स के लिए होती है। आप कुछ सोचिए, अब आप क्लास 11th के फाइनल की प्लानिंग नहीं करेंगे, आप क्लास 12th के फाइनल की प्लानिंग करेंगे, या आप क्लास 12th के बाद CUET की प्रिपरेशन के लिए प्लान करेंगे। तो मतलब हर एक जो प्लान होगा फ्यूचर के लिए होगा। प्लानिंग इन्वॉल्व फॉरकास्टिंग एंड एनालाइजिंग फ्यूचर सिनेरियो। प्लानिंग में हम लोग हमेशा फ्यूचर के सिनेरियो को एनालिसिस करते हैं टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज, ताकि इस फ्यूचर के सिनेरियो को स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम स्ट्रेटजीज बना सकें जो हमारे बेनिफिट के लिए हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सके। इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। हम लोग जब भी कोई प्लान करते हैं तो डेफिनेटली हम उस प्लान में नंबर ऑफ ऑप्शंस की स्टडी करते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने आपने अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जाना है तो आप उसके लिए प्लान करेंगे हम लोग कार से जाएं या ट्रेन से जाएं। इसका मतलब आपके पास दो ऑल्टरनेटिव हैं और इन दो ऑल्टरनेटिव में से जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा आप उसी को ही आगे डिसीजन में लेकर आएंगे। When a project manager plans a construction project, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोजेक्ट आया है, they must decide between various construction method। अब जो मैनेजर है कंस्ट्रक्शन के अलग अलग मेथड्स हैं उनको एनालिसिस करेगा, इवेल्युएट करेगा, मटेरियल देखेगा और एक टाइम फ्रेम तैयार करेगा। तो मतलब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले नंबर ऑफ मेथड्स को देखेगा, रॉ मटेरियल लाने के सारे ऑप्शंस की वो स्टडी करेगा, कितने टाइम में पूरा होना है उसके कई टाइम फ्रेमवर्क बनाएगा और इस तरीके से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से वो अपना एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करेगा। प्लानिंग नेसेसिटेट्स डिसीजन मेकिंग बाय प्रेजेंटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव एंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स की स्टडी करते हैं और इन ऑल्टरनेटिव में से जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको हम लोग प्रैक्टिकली शेप में लेकर आते हैं। Planning becomes relevant when the choices are available and it involves evaluating these options। प्लानिंग हमारे लिए तब ज्यादा फिजिबल होती है जब प्लान करते हुए हमारे पास चॉइसेस होती है। फॉर एन एग्जांपल आपने ट्रिप पर जाना है, बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। इन ऑल्टरनेटिव में से आप किसी एक को चूज करते तो आपकी प्लानिंग ज्यादा अच्छी इवेल्युएशन कर सकती है। एंड सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वन। मेंटल एक्सरसाइज, एक्चुअली प्लानिंग जो है सिर्फ थिंकिंग है, मतलब देखो प्लानिंग के अंदर हम चीजें जो है सोचते हैं, ये एक मेंटल एक्टिविटी है। व्हेन अ मार्केटिंग मैनेजर प्लान्स प्रमोशनल कैंपिंग, एक मार्केटिंग मैनेजर एक प्रमोशनल कैंपिंग डिजाइन कर रहे हैं, दे यूज डेटा एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च। अब इसके लिए उन्होंने मार्केट की रिसर्च करी है कि जो हमारी कैंपिंग है वो किस एज ग्रुप के कस्टमर्स को कैच करेगी, किस लोकेशन पर मैक्सिमम कस्टमर्स हम लोग कैच कर सकते हैं, टू मेक मोर इंफॉर्म डिसीजन अबाउट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। अब ये सब रिसर्च करने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अपना डिसीजन ले सकते हैं। प्लानिंग इज प्राइमरली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। प्लानिंग कहीं ना कहीं एक मेंटल एक्टिविटी है, एक थिंकिंग एक्टिविटी है दैट रिक्वायर फोरसाइट, क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब जब आप डेफिनेटली थिंकिंग करते हैं, चीजों को सोचते हैं, तो नेचुरली आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे एंड साउंड जजमेंट, और इस क्रिएटिविटी की बेस पर ही आप एक अच्छा जजमेंट ले पाएंगे। इट इज द थिंकिंग प्रोसेस दैट डिटरमाइन फ्यूचर एक्शन। जब भी हम कोई प्लान करते हैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाना, तो वहां पर हमारे सामने कई थॉट्स हैं, किस मंथ में जाएं, किस व्हीकल से जाएं, किस तरीके से जाएं, किस टाइम हम घर से निकलें, तो आप बहुत सारी चीजों को सोचते हैं। इफेक्टिव प्लानिंग रिलाइज ऑन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। एक अच्छी प्लानिंग हमेशा लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग से ही आती है, जो आपके फैक्ट्स को एनालिसिस करती है। अब एक छोटी सी बात यह है कि हम लोग किसी भी चीज में कितनी भी अच्छी क्वालिटीज माने, बट कुछ ना कुछ तो उसमें लिमिटेशंस भी होंगी ही। एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा, बट कुछ ना कुछ तो खामियां होंगी। ऐसे ही प्लानिंग में कितनी भी अच्छी बातें हैं, बट प्लानिंग में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। रिजिडिटी इन प्लानिंग। आप देखिएगा सीबीएसई जब आपको डेट शीट देती है, जो कि अब तक आ भी चुकी है, तो इसमें क्या होता है, रिजिडिटी इन प्लानिंग। देखो जब भी प्लानिंग करी जाती है तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सीबीएसई ने आपको एग्जाम्स की डेट शीट रिलीज करी है, अब आप उस डेट शीट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीबीएसई ने प्लानिंग करके आपको दिया है इस डेट में आपका ये वाला एग्जाम होगा। अगर उस डेट में आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आपको अपना फंक्शन ही स्किप करना होगा, आपको अपना फंक्शन को कैंसिल करना होगा। आप सीबीएसई की प्लानिंग में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं अगर एक बार हम किसी भी चीज को प्लान कर लेते हैं तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। तो इसी वजह से प्लानिंग जो होती है रिजिडिटी होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैव अ रिजिड प्रोडक्शन प्लान फॉर द ईयर। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने प्रोडक्शन की जो प्लानिंग करी है वो बहुत रिजिड है, मतलब आप उस प्लानिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। एंड इफ मार्केट डिमांड अनएक्सपेक्टेडली शिफ्ट, दे मे स्ट्रगल टू एडजस्ट देयर प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। लेकिन होता क्या है, कोरोना की जैसी सिचुएशन में, जो कि भगवान ना करे कभी आए, मार्केट में डिमांड में चेंज आता है।
अब यहां पर कंपनी को अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी और जैसे ही कंपनी अपनी प्लानिंग चेंज करेगी प्लानिंग फेल हो जाएगी। प्लानिंग इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ वेल डिफाइंड प्लान विद स्पेसिफिक गोल। प्लानिंग में हम लोग हमेशा स्पेसिफिक गोल के लिए प्लानिंग करते हैं एंड टाइमलाइन, और वो टारगेट कितने टाइम में पूरा होगा इसको भी हम प्लान करते हैं। These plans can become rigid, making it challenging for manager to adapt to changing circumstances or unforeseen events. अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्लानिंग जो है आपने जो करी है वो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक करी है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल है जो टाइम टाइम पर बदलता रहता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल सकती हैं, कॉम्पिटिटर्स कोई सी नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, इंटरनेशनल टैरिफ में चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एग्जिस्टिंग प्लान को कंटिन्यू करना ये एक मैनेजर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लिमिटेशन इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। आप लोगों ने अपने 15 दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाया और उस टाइम टेबल को बहुत अच्छा फ्रेम करा कि हम लोग मंडे में इस लेक्चर को लेंगे और इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ट्यूसडे में ये करेंगे, बट इंस्टेंट आपको पता लगता है कि आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल की डेट जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर उन्हीं 15 दिन में आ रहे हैं जिन 15 दिन के लिए आपने प्लानिंग करी है। तो डेफिनेटली अब आपको अपने बोर्ड के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा रादर देन जो आपने अपना टाइम टेबल प्लान करा है उसकी बजाय। तो कहीं ना कहीं अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो हमारी एग्जिस्टिंग प्लानिंग फेल हो जाती है, तो हमारी जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में नहीं काम कर पाती। An airline company may have difficulties in long-term financial planning when external factors like fuel pricing fluctuations or geographical events impact their operational cost. एक एरोप्लेन कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है, उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने फाइनेंशियल प्लान्स को करना। क्यों? अगर कंपनी ने फाइनेंशियल प्लानिंग करी और पता लगा फ्यूल प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए तो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग सब बेकार हो जाएगी। इसके अलावा अगर ज्योग्राफिकल कोई नए टैरिफ आ जाते हैं, किसी कंट्री ने कोई एयरपोर्ट चार्जेस में चेंजेस कर दिए या एयरलाइंस का पार्किंग रेंट में चेंजेस आ गया, तो कहीं ना कहीं ये जो सब चीजें हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो है कंपनी की प्लानिंग जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको डिस्टर्ब करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस की वजह से अपनी प्लानिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाते। लिमिटेशंस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। आप खुद सोचिए, आप लोगों ने 1 वीक के लिए एक टाइम टेबल प्लान करा है और आप इस बात पे पूरे स्ट्रिक्ट हैं कि आप नेक्स्ट 1 वीक जो है उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो आप लोगों ने डिजाइन करा है। बट आपके स्कूल ग्रुप पर एक मैसेज आता है कि 3 दिन बाद आपका अकाउंट्स या बिजनेस या इको का बोर्ड का प्रैक्टिकल है। अब आप मुझे बताइएगा, आप लोग अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करेंगे या बोर्ड के प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे? तो डेफिनेटली आप बोर्ड के प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे, आप अपने टाइम टेबल को सेकेंडरी रखेंगे। तो क्या हुआ, आपने एक प्लान करा लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस है, आपकी प्लानिंग फेल हो गई। तो यहां पर यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है किसी भी प्लानिंग का, जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाते हैं हमारी प्लानिंग उस डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। An airline company may have difficulties in long term financial planning. एक एयरलाइन कंपनी है, जब वो फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए करती है तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? When external factors like fuel prices fluctuations or geographical event impact their operational cost. होता क्या है, कंपनी ने तो लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल प्लान करा लेकिन इन बिटवीन फ्यूल प्राइसेस बहुत हाइक हो गए या बहुत लो हो गए। इसके अलावा अदर कंट्रीज में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो पार्किंग रेंट है एरोप्लेन का उसे बहुत ज्यादा राइज कर दिया। तो इस तरीके से ये जो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग को फेलियर बना देते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा डायनेमिक होता है। कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ज्योग्राफिकल चेंजेस आते हैं, देन इसके अलावा पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस इस तरीके से एनवायरनमेंट में आते हैं। Characterized by the constant changes in economic, political, legal, social dimensions. Accurately predicting future trend becomes difficult in such a volatile environment. अब होता क्या है, आप पहले से कोई प्लानिंग करके चलते हैं तो ये जो बहुत फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही वॉलेटाइल एनवायरनमेंट होता है, तो वहां पर हमारी प्लानिंग जो होती है कई बार फेल हो जाती है, लीडिंग टू ऑब्स्टेकल इन द इफेक्टिव प्लानिंग। रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। आप एक बड़ी बेसिक सी बात देखें, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो है किसी भी चीज के लिए प्लान करा है और उन्होंने मिडिल
और सुपरवाइजरी लेवल के लिए उसी प्लान को कंटिन्यू करने के लिए कहा है। आपको नहीं लगता 5 साल बाद 10 साल बाद जब यही एक कंपनी में 5-10 साल प्रैक्टिस चलती रहेगी कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही जो है प्लान करेंगे, बाकी के नीचे के जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ उसको फॉलो करेंगे, तो 5 साल या 10 साल बाद मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल की जो प्लानिंग क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। वो कहीं ना कहीं टॉप लेवल पर बेस्ड हो जाएंगे कि जो वो प्लान करके देंगे हम सिर्फ उसी को ही आगे कैरी करेंगे। When employees are focused on carrying out order without contributing to planning process, जब एम्प्लॉयज को ये ऑर्डर दिया जाता है कि सिर्फ वो जो प्लान है उसको प्रोसेस करें, ना कि अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करें, कोई भी इनोवेशंस ना लेकर आए, कोई भी इनोवेटिव आइडियाज ना लेकर आए, तो कहीं ना कहीं उनके इनोवेटिव आइडियाज को ओवरलुक किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट टिपिकली फॉर्मुलेट प्लान, टॉप मैनेजमेंट हमेशा प्लानिंग करते हैं, while other members of the organization are often restricted to implementing these plan। अब चाहे मिडिल लेवल है या सुपरवाइजरी है, वो सिर्फ इस टॉप लेवल वाले मैनेजर्स के प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। दिस लिमिटेशन कैन स्ट्रिप द क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकिंग। अब होगा क्या, कुछ साल बाद कहीं ना कहीं मिडिल लेवल मैनेजर, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स की अपनी एक क्रिएटिविटी थिंकिंग खत्म हो जाएगी। हाई कॉस्ट इनवॉल्व। आप देखिएगा, हम लोग अगर बात करते हैं टाइम टेबल जो हम स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं या कोई बच्चा अपने खुद के लिए बनाता है, तो चलो इसमें तो मैं कोई कॉस्ट कहूंगा नहीं आएगी, लेकिन जो गवर्नमेंट का बजट बनता है उसके लिए जो सर्वे किया जाता है, उस सर्वे की टीम को जो सैलरी दी जाती है एक 2 महीने की सर्वे के लिए, इसके अलावा जो पूरी की पूरी टीम उस पर काम करती है उनको पेमेंट दी जाती है बजट बनाने के लिए। तो बजट क्या है, एक फ्यूचर प्लान है, आने वाले 1 साल के लिए गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर्स के, एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स का प्लान है। तो कहीं ना कहीं उस बजट को बनाने के लिए जो सर्वे किया जा रहा है, जिस टीम को हायर किया जा रहा है, वो सब खर्चा लेते हैं, उसकी एक कॉस्ट आती है। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं जब बहुत बड़ी प्लानिंग करती है तो उसके लिए भी वो सर्वे करते हैं, एक बहुत एक्सपर्ट्स पैनल को हायर करते हैं, और ये सब कंपनी के लिए भी एक कॉस्ट बनता है। A technology company may invest substantial resources in market research। एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो प्लानिंग करना चाहती है, इसके लिए उन्होंने मार्केट के रिसर्च पे पैसा खर्च करा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करें, टेस्टिंग टू द फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट प्लान विच मे और मे नॉट यील्ड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। और कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी प्लानिंग पे कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लगाई, लेकिन उस प्लानिंग से बेनिफिट उतने सारे नहीं आ रहे, मतलब बेनिफिट्स इन कंपैरिजन कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होते हैं। प्लानिंग इंकर्स सिग्निफिकेंट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। अगर आप किसी भी चीज के लिए प्लान करते हैं तो आप उस पर पैसा लगाते हैं और अपना टाइम भी लगाते हैं। एंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अब ये टाइम हम क्यों लगाते हैं, ताकि डेटा हमारे पास एक्यूरेट रहे। पैसा क्यों खर्च करते हैं, कि जो भी रिसर्चर हमें ये डेटा दे रहे हैं वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। साइंटिफिक कैलकुलेशंस की जाती हैं, बोर्ड रूम मीटिंग्स होती हैं जिसका खर्चा पे किया जाता है, एक्सपर्ट्स को कंसल्टेशन में रखा जाता है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेने के लिए उनको कंसल्टेंसी चार्जेस दिए जाते हैं, और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है। इतना सारा खर्चा एक कंपनी उठाती है, तब जाकर एक अच्छी प्लानिंग बन पाती है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो होती है आपके लिए कॉस्ट भी क्रिएट करती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी गवर्नमेंट जो होती है बजट बनाती है, तो आपको क्या लगता है बजट कोई एक दिन का टास्क है? इट टेक्स टाइम। 15 दिन, 20 दिन, महीना लग जाता है एक बजट को बनाने में। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनी जब भी कोई प्लान करते हैं तो किसी किसी प्लान को करने में 2-2 महीने का टाइम लग जाता है। तो प्लानिंग जो होती है कहीं ना कहीं एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। यहां पर जो भी एग्जांपल दिए जा रहे हैं वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड या गवर्नमेंट सेक्टर के दिए जा रहे हैं, ना कि एक स्टूडेंट जो टाइम टेबल के लिए प्लान करता है। तो अगर आप देखिए एज ए स्टूडेंट आप टाइम टेबल भी अगर प्लान करते हैं तो आप भी इसमें 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा कोई तो टाइम लगाएंगे, और वो ही टाइम जो होता है प्लानिंग हमारा कंज्यूम करती है। A construction company may spend an extensive amount of time planning a project, resulting in delay in product commencement and completion। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है अपने प्लानिंग पर टाइम खर्च कर रही है, और कई बार इस वजह से जो कंपनी का प्रोजेक्ट होता है वो सही टाइम पर स्टार्ट नहीं हो पाता। प्लानिंग कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लीविंग लिमिटेड टाइम फॉर इंप्लीमेंटेशन। और कभी कभी ऐसा होता है, खासकर आप लोगों के साथ तो होता ही है, कि आप लोगों ने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया, बहुत बार बनाया, पूरे साल में 5-6 बार बनाया, और लास्ट स्टेज पर ऐसी पोजीशन आ गई कि आप टाइम टेबल तो बनाते गए बट उसे इंप्लीमेंट नहीं करा। तो लास्ट स्टेज पर आपके पास इतना टाइम बचा ही नहीं कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल सके।
तो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ भी होता है कि कई बार प्लानिंग में इतना टाइम लग जाता है कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं बचता। लेंथी प्लानिंग फेसेस कैन डिले द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन। और अगर प्लानिंग में बहुत सारे लेवल हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल में आने वाले चेंजेस की वजह से वो डिले भी हो जाती है। नो गारंटी ऑफ सक्सेस। देखो, प्लानिंग जब भी हम लोग करते हैं, ये कभी भी गारंटी नहीं होती कि हमने किसी चीज के लिए प्लान करा तो हमें कामयाबी मिलेगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और डायनेमिक होती है। मतलब अलग अलग एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंजेस होने की वजह से रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशंस होती हैं वो बदल जाती हैं। इस वजह से हमारी करीबी प्लानिंग फेल हो जाती है और वो प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं होती। A retail chain may assume that a specific marketing strategy that worked well in one region will automatically work in another. एक रिटेल चेन है, उन्होंने देखा कि सपोज करिए मसूरी या देहरादून के अंदर एक कंपनी ने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी है, वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है हिल्स के साथ साथ प्लेन एरिया पर भी काम करेगी विदाउट कंसीडरिंग द लोकल मार्केट डिफरेंसेस। जबकि रिटेलर ने इस बात पे फोकस नहीं करा कि जो हिल्स की मार्केट है और जो प्लेन एरिया की मार्केट है, वहां पर लोगों की प्रेफरेंसेस में चेंजेस हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस हैं। तो यहां पर रिटेलर ने इन बेसिक्स कंसेप्ट पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उसने ये प्लान करा कि जो हिल्स की स्ट्रेटेजी है वही प्लेन मार्केट की स्ट्रेटेजी में कामयाब होगी। इफेक्टिव प्लानिंग इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। एक अच्छी प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है। तो मैंने अभी आपको जो रिटेल चेन के एग्जांपल दिया, आपको क्या लगता है कि जो हिल्स में होने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो प्लेन एरिया पे कामयाब होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि प्लेन एरिया की सिचुएशंस अलग है और हिल्स की सिचुएशंस अलग है। सिंपली रिलाय ऑन प्रीवियसली सक्सेसफुल प्लान, कि अगर हम प्रीवियसली इस प्लान पर रिलाय करते हैं, कैन लीड टू फेलियर इफ सर्कमस्टांसेस हैव चेंजेस। अब हुआ क्या, जैसे ही सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आए, वो प्रीवियस हमारी प्लानिंग फेल हो गई। आप लोग क्लास 10th में जिस तरीके से 95% प्लस मार्क्स लेकर आए थे, सेम स्ट्रेटेजी क्लास 12th में अप्लाई करें और उस स्ट्रेटेजी से आपको सेम रिजल्ट आए। इट इज नॉट गारंटेड, क्योंकि क्लास 10th की सिचुएशंस अलग थी और क्लास 12th की सिचुएशंस अलग हैं, दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। सो होपफुली आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इनको आप टाइम टाइम पर रिवाइज करिएगा। आप लोगों को केस स्टडी में ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स जो हैं, इनके एग्जांपल्स जो हैं, आपको उस केस स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।